हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग सीरिया में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसमें बशर अल असद की सरकार गिर गई है और रेबल फोर्सेस आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इसे लेवंत भी कहा जाता है, आइसिल के नाम नाम से भी जाना, एल का मतलब खोरासान होता है, इसे आइसिल के नाम से भी जाना जाता है। खोरासान में एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। अबू बकर अल बगदादी, जो कि दूसरा चीफ था इसका, आइसिस का, उसने पश्चिमी गुजरात तक को शामिल कर लिया था अपनी योजना में। खुरासान योजना हमेशा से मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़े साम्राज्य को पाने की ढलक रही है। भारत में मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस तरह की एक योजना बनाई थी। सल्तनत पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक को एक मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स इतिहासकार, यानी अजीब गरीब सोच वाला बादशाह कहते हैं, यानी तुनक मिजाज बादशाह कहते हैं। कभी कभी वह अपने निर्णय पर टिका नहीं रहता था और उसे पलट देता था। खैर, वो एक अलग का टॉपिक हो जाएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब जब रूस ही था, 2003 में तो रूस ही था, 1992 तक वो सोवियत रूस था। उसके बाद तो उसका विघटन हुआ था। बोरिस येल्सिन रूस के, जो कि सबसे बड़ा धड़ा आज भी है, उसके पहले राष्ट्रपति बन गए थे। तो 2003 में स्टार्ट संधि को रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया था। रूस ने स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। फिर अमेरिका ने एक तरफा इससे खुद को अलग करने की घोषणा कर दी थी। उसी समय हाफिज अल बशर, जो कि अल बशर के पिताजी थे, हाफिज साहब, उनसे रूस के संबंध बेहतर हुए थे। और उसमें व्लादिमीर पुतिन साहब उस समय भी राष्ट्रपति थे, क्योंकि वर्ष 2000 में ही देहांत हो गया था बोरिस येल्सिन का। तब से व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति बने हुए। बीच में एक टर्म दमित्री मेदवेदेव को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था, क्योंकि पूर्व सोवियत संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार रूस का राष्ट्रपति नहीं रह सकता था। उसे अभी बदला गया है वर्ष 2021 में। और इन्होंने कहा है कि 86 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति जो है वो रूस का राष्ट्रपति रह सकता है। खैर, तो इस प्रकार से अब तो लगातार ये राष्ट्रपति रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोकप्रिय भी हैं। तो इन्होंने बशर अल असद की सरकार को गवर्नमेंट इन एग्जाइल या निर्वासित सरकार की मान्यता दे करके मॉस्को में ही बशर अल असद को रुकने का जगह, यानी शरणार्थी के रूप में रुकने की जगह दे दिया है। आप कह सकते हैं हाफिज अल असद, इनके जो पिताजी थे, उनके समय में व्लादिमीर पुतिन और सीरिया एक दूसरे के करीब आए थे। और सीरिया उनसे इतना प्रभावित हुआ था कि हाफिज अल असद ने टार्टर नेवल बेस, यानी टार्टर नौसैनिक अड्डे को, जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, इजराइल के पास ही है, वह इन्हें सौंप दिया था, रूस को सौंप दिया था। रूस के ज़्यादातर जो नौसैनिक बेड़े हैं वो यहीं भूमध्य सागर में जाकर के रुकते हैं या हार्बर करते हैं, विश्राम करते हैं। खैर, जो भी हो, बशर अल असद की सरकार को, चूंकि वहाँ शियाओं के का प्रभुत्व था, बशर अल असद खुद ही शिया हैं, शिया मत के मानने वाले हैं, शिया की एक शाखा से जुड़े हुए हैं। हालांकि सुन्नत वगैरह में उनका विश्वास है, लेकिन फिर भी शिया धर्मावलंबी हैं। और आपको पता ही है कि एक समय ऐसा था कि अबू
मुसावी अल जरकावी, जो कि जिसने 2004 में आईसिस की स्थापना किया था, वह अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया था। उसके बाद अबू बकर अल बगदादी, जो कि उस समय इस्लामिक लिटरेचर के मामले में पीएचडी कर रहा था, वहाँ से सऊदी अरब के विश्वविद्यालय से, रियाद विश्वविद्यालय से उसने इसका पद संभाला था। वो चीफ बना था इसका। हालांकि वो भी अमेरिका के एक हमले में, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ राष्ट्रपति थे, इसके पहले वाले कार्यकाल में, उस समय वो मारा गया था। आपको पता ही है, वर्ष 2014 में आईसिस तब लाइमलाइट में आया था जब उसने कोहराम मचाना शुरू कर दिया था, निर्ममता से निर्दोष लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से बशर अल असद उस समय से ही, अपने पिताजी के समय से ही वह रूस के समर्थक रहे हैं। 24 साल हो गया था उनको शासनाधीश रहते हुए, यानी राष्ट्रपति रहते हुए सीरिया के। उनके सरकार के बारे में कहा जाता वह भी एक भ्रष्ट सरकार थी, और उन्होंने अपने ऐश आराम के लिए वहाँ ढेर सारे संसाधन जुटा रखे थे। जो भी हो, लेकिन बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है अपने प्रधानमंत्री के हवाले करके। आप आईसिस को अल सलाफी मूवमेंट से जोड़ सकते हैं, जो कि अरब में सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता है। लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं यह रेबल फोर्सेज जो मोहम्मद अल गुलानी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, उन्होंने पहले हुमा शहर और होम शहर पर अपना कब्जा जमाया, उसके पहले अलेप्पो पर अपना कब्जा जमाया, और कहा जा रहा है कि 8 नवंबर से ये खेला शुरू हो गया था, और 16 या 18 नवंबर के बाद ये तेज़ी से बढ़ने लगा, और पिछले 2 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है, उस पर कब्जा जमा लिया। आज आज कौन तारीख है? आज दिसंबर 9 है। हैं? 9 है। 9 है, 9 है। आपका कुछ अच्छा, सॉरी, आज दिसंबर 9 है। तो उन्होंने नवंबर में 28 नवंबर से ही अपना खुराफात चालू कर दिया था, या 2 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है, उस पर कब्जा जमा लिया था। यानी हमने पहले जो तिथि बताई थी उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। वह 8 नवंबर नहीं है बल्कि 8 दिसंबर नहीं है बल्कि 28 नवंबर है। यानी 2 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसके पहले उन्होंने अलेप्पो, ह्यूमा और होम्स शहर पर कब्जा किया था। उसी समय कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कि 3 दिन पहले ही बशर अल असद ने छोड़ दिया था दमिश्क को, अपने राष्ट्रपति भवन को छोड़ दिया था प्रधानमंत्री के हवाले करके। वो भाग गए थे मॉस्को। कल तक तो ये रिपोर्ट थी कि उनके प्लेन को 1600 फीट नीचे तक मार के गिराया गया है। कंधे पर रखे जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार करके गिरा दिया गया है। लेकिन आज जब उनकी तस्वीर आई और मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात आई कि वह मॉस्को में राजकीय शरण लिए हुए हैं, तब ये क्लियर हुआ कि वह जिंदा हैं अपने परिवार के साथ। दूसरे शब्दों में, जो बशर अल असद हैं वह ईरान और रूस दो ही जगह जा सकते, चूँकि 2 देशों से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वह एक शिया धर्मावलंबी हैं, और ईरान में भी शियाओं का प्रभुत्व है, और रूस के इन दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं, और ये दोनों अमेरिका के दुश्मन। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका का डीप स्टेट के बारे में हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। अमेरिका का डीप स्टेट इसमें भी इन्वॉल्व है सत्ता परिवर्तन में, और भले ही वह ISIS या ISIL को वहाँ तक पहुँचाने में, यानी दमिश्क तक, राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाने में भले ही कामयाबी हासिल किया हो, लेकिन आने वाले समय में
जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे तो संभव है कि 20 जनवरी के बाद इनके खिलाफ कोई ज़बरदस्त कार्रवाई हो। और आप सभी लोग पता है कि सीरिया इजराइल की सीमा पर स्थित है, और सीरिया से रूस से संबंध, जैसा मैंने बताया, टाटर नेवल बेस की वजह से हुआ था। टाटर नेवल बेस को सीरिया ने रूस को सौंप दिया था वर्ष 2003 के बाद, जब देखा कि रूस अपने आप में एक अफलातून है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसने अमेरिका से स्टार्ट संधि का रिन्यूअल नहीं किया है। साल्ट एक, साल्ट दो संधि तो बहुत पुरानी हो गई थी। स्टार्ट संधि जो 1991-92 में शुरू की गई थी, उसका रिन्यूअल 2003 में नहीं कराया था। फिर अमेरिका ने एक तरफा, जबकि वो संधि थी, वो ट्रीटी है, एक तरफा उससे अलग हटने की घोषणा कर दी थी। हालांकि वैसे भी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए नियम को नहीं मानता है। ट्रीटी और एग्रीमेंट में भारी अंतर होता है, इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर में भी, या मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो भी आप कह लीजिए, में बड़ा भारी अंतर होता है। यानी ट्रीटी अंतर्राष्ट्रीय कानून से संरक्षित है। 1969 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटीज, इससे वो उसकी सैंक्टिटी बढ़ जाती है, उसकी पवित्रता बढ़ जाती है, उसके द्वारा वह संरक्षित है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज़, ये वास्तव में ये एक ऐसा समझौता है, ऐसी संधि है जिसको नहीं मानने वाले देश के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव ला करके सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। खैर, अमेरिका तो जो खुद ही परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव लाकर ट्रीटी को संरक्षित करने के नियम बने हुए हैं। फिर भी रूस इससे अलग हो गया, उसने रिन्यू नहीं किया। फिर अमेरिका भी अलग हो गया। दोनों के बीच वैसे एक दूसरे के प्रति शत्रुता है, जरूर है, लेकिन रूस किसी भी मामले में अमेरिका से खुद को, अपने को कम नहीं समझता था। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो कि KGB के सदस्य भी रह चुके हैं, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं, वो शुरू से ही एंटी अमेरिकन हैं। और इस प्रकार से वहाँ बिल क्लिंटन के समय से ही बहुत ज़बरदस्त शत्रुता है रही है डेमोक्रेट की। सोवियत रूस उस समय तो ब्रिटेन हो गया था 1992 में। 1992 में ही बिल क्लिंटन ने चुनाव भी जीता था, और वो वर्ष 2001 20 जनवरी तक बने रहे सत्ता में। उसके बाद तो जॉर्ज W. बुश आ गए थे। खैर, अमेरिका के विदेश नीति में ज़्यादा कोई क्वालिटेटिव परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई डेमोक्रेट आ जाए या रिपब्लिकन आ जाए तो भी। ये दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बहरहाल, जो भी है, तो मैं हाफिज अल असद की बात कर रहा था, जो बशर अल असद के पिताजी थे। उनके समय से टाटर नेवल बेस रूस को देने की वजह से व्लादिमीर पुतिन से अच्छे रिश्ते थे, और उन्होंने वहाँ शरण लिया है मॉस्को में। और गोलानी के नेतृत्व में रेबल फोर्सेज ने, यानी विद्रोही गुट ने, जो IS की ही एक शाखा है, HTS उसका नाम है, यानी हयात ग्रुप है ये, जिसका नेतृत्व गोलानी कर रहा था। हयात अल शाम इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो HTS ग्रुप है, वो उसका नेतृत्व करता था। ये एक्चुअली ISIS से ही जुड़ा हुआ है, और इसी का गोलानी नेतृत्व कर रहा था। और वो सीरिया में बहुत दिनों से सत्ता पर काबिज होने की तलाश ढूंढ रहा था, यानी मौका ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। लेकिन अंततः उसको मौका मिल ही गया, और वो सीरिया में सत्ता में काबिज होने में कामयाब रहा। तो आप कह सकते हैं कि
आईएस की अब सत्ता वहाँ चलेगी। और हो सकता है कि ये संभव है कि इज़राइल से उसकी झड़प हो। कहा तो ये भी जा रहा है, इज़राइल ने अपने सैनिकों को सचेत किया है और कई ड्रोन और मिसाइलें दागी भी हैं इज़राइल में। उसके 100 से ज़्यादा ठिकानों को नष्ट भी किया है। खैर, सीरिया तो बहुत दिनों से गृह युद्ध में उलझा हुआ था। बशर अल असद की सरकार को कभी भी ये लगा ही नहीं कि यहाँ आईएस या उसके किसी अनुषंगी संगठन का कब्जा होगा, लेकिन गुलानी बहुत दिनों से इस मामले में लगा हुआ था। आपको मैंने बताया जैसे आईसिस के उत्तरी सीरिया में आईसिस बहुत दिनों से सक्रिय थी, उसके पहले वो अलकायदा से जुड़ी हुई थी। ये सलाफी आंदोलन है जो रेबल फोर्सेस के हाथों सत्ता परिवर्तन को ही प्रमुख मानता है। ये सुन्नियों के द्वारा खड़ा किया गया है और इसका बेस सऊदी अरबिया रहा। हालांकि इस समय सऊदी अरबिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब उसने शियाओं के विरुद्ध अबू बकर अल बगदादी को खड़ा किया था। हालांकि इसकी स्थापना 2004 में आईसिस की स्थापना, मेरा मतलब आईसिस से है, आईसिस स्थापना वर्ष 2004 में अबू मुसावी अल जरकावी ने किया था। दूसरे शब्दों में ये अबू बकर अल बगदादी इसका दूसरा चीफ था, क्योंकि उस समय ये नायब बना था। इसने सऊदी अरब के रियाद विश्वविद्यालय से इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी किया हुआ था। हालांकि ड्रोन हमले में दोनों मारे गए, इसका गुरु भी मारा गया था वर्ष 2008 में। और ये भी जब वर्ष 2014 के बाद लाइमलाइट में आया तो इसकी भी हत्या वर्ष 2017 में, डोनाल्ड ट्रंप उस समय सत्ता में आ गए थे, पहली बार राष्ट्रपति बने थे जब, तो उस समय कर दी गई थी। खैर, इस समय जो कासिम साहब हैं वो हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं। चूँकि ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया है, इसलिए कासिम ने भी सपोर्ट कर दिया है इसको, सीरिया सरकार को। यानी रेबल फोर्सेस के अगेंस्ट ईरान ने भी सीरिया की मदद करने की घोषणा की है। इसी प्रकार की मदद करने की घोषणा हिजबुल्लाह ने भी किया है। दूसरे शब्दों में, कासिम जो कि उसके पहले हिजबुल्लाह के 2 प्रमुख चीफ थे, उन दोनों के मारे जाने के बाद कासिम ने सत्ता संभाला है। तो यानी यह हिजबुल्लाह का नया चीफ बना है। तो उसने भी ईरान के तर्ज पर सीरिया सरकार के साथ खड़े होने की बात कह दिया है। उसका मेन कारण ये है, धर्म ही है। चूँकि ईरान में भी ज़्यादातर शिया धर्मावलंबी हैं और उसी प्रकार से सीरिया में भी बशर अल असद ये शिया धर्मावलंबी थे। तो इस वजह से ईरान ने बशर अल असद की सरकार को समर्थन देने की बात कह दी है। और ये दोनों रूस के करीबी रहे हैं और अमेरिका के दुश्मन रहे हैं। तो संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आईसिस के खिलाफ, चूँकि आईसिस और आईसिल दोनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो हो सकता है कि ये जो आईसिस काबिज हुआ है अभी सीरिया में, इनके खिलाफ कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप करें और ईरान से ध्यान। हालांकि वो ईरान के भी बहुत बड़े शत्रु रहे हैं। कासिम सुलेमानी की हत्या में डोनाल्ड ट्रंप ही शामिल थे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, माना जाता है उसी समय कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी वर्ष 2019 में। कासिम सुलेमानी इनके रिवोल्यूशनरी गार्ड का प्रमुख था, जो कि वहाँ के प्रमुख सेना है ईरान की। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की राजनीति, जिसे हम पश्चिम एशिया के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी उलझी हुई है। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है, उसी हिसाब से फिर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
अभी बहरहाल सत्ता में सीरिया में आईसिस आ गया है, उसका भारत पर भी नकारात्मक असर हो पड़ सकता है। अगर आईसिस या आईसिल जो भी कह लीजिए, या उसको किसी और नाम से पुकारिए, या आप ये कह सकते हैं रेबल फोर्सेस कह सकते हैं, विद्रोही गुट कह सकते हैं, या एसटीए कह सकते हैं, या कदैश कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो आप कह लीजिए, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब एक ही हैं। मोटे तौर पर ये विद्रोही गुटों का एक संगम है जिसने सीरिया के सत्ता पर अपना नियंत्रण किया है। तो भारत पर जो दुष्प्रभाव पड़ सकता है वो यही कि अगर ये युद्ध लंबा खींचता है, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आ जाएंगे, आईसिस या आईसिल शांतिपूर्वक बैठने वाला देश वो रेबल गुट तो है नहीं। अफगानिस्तान में भी बहुत सक्रिय था, लेकिन अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, तालिबान वाले ज़्यादा स्मार्ट निकल गए और उन्होंने आईसिस को शांत कर दिया। वहाँ भगा तो नहीं पाए, लेकिन शांत भी कर दिया है। बहरहाल भारत पर सैनिक प्रभाव तो कम पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, अगर युद्ध लंबा खींचा सीरिया में तो तेल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सीरिया में जो आईसिस या आईसिल या जो भी आप कह लीजिए, दाइश या जो भी गुट कह लीजिए, जिस नाम से भी आप पुकारिए, हम इसे इस्लामिक गुट का ही नाम देंगे, ठीक है। आईसिस इस्लामिक संगठन का ही नाम हम देंगे, इस्लामिक स्टेट का ही नाम देंगे। तो शॉर्ट में हम लोग इस्लामिक स्टेट या रेबल फोर्सेज ही कहेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद संभव है कि इजराइल अपनी सुरक्षा में उसके खिलाफ कोई ज़बरदस्त सैनिक प्रहार करे और डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन उसको हो। ये भी हो सकता है ईरान और रूस भी सीरिया में इन रेबल फोर्सेस के खिलाफ कोई युद्ध छेड़े। ऐसी स्थिति में अभी तो रूस यूक्रेन के साथ ही उस युद्ध में उलझा हुआ है, और उसी प्रकार से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ और अलाउती के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो ऐसी दशा में हो सकता है, संभव है कि ये युद्ध अगर ये लंबा खींचता है तो तेल के दाम बढ़ें, और तेल के दाम बढ़ने से भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत इस इलाके से लगभग 67% तेल आयात करता है। और सीरिया तो नहीं उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ईरान से तेल और गैस लेता है। गैस का सबसे बड़ा आयातक हालांकि कतर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के सभी देश प्रभावित होंगे। हौती से लड़ने के कारण इजराइल डिफेंस सप्लाई, हिजबुल्लाह और हमास भी ये विद्रोही गुट हैं, ये सब ईरान के द्वारा खड़े किए, चाहे हौती हो चाहे हमास हो। हमास को तो सुन्नियों ने खड़ा किया था मूल रूप से, लेकिन बाद में ईरान ने भी समर्थन देना चालू कर दिया था। हिजबुल्लाह तो पूरी तरह से ईरान के द्वारा ही खड़ा किया हुआ है। तो संभव है कि इजराइल डिफेंस सहायता भी न दे भारत को। इसीलिए भारत इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये देखने में हमारी दिलचस्पी होगी, तदनुसार हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।